प्रधान जी, मैंने जिस मूर्ति को आज पहला इनाम दिया था, वो मूर्ति आपने मेरे विश्राम गृह में लगाई है क्या? नहीं महाराज, मैं अभी लगाता हूँ। प्रधान जी वो मूर्ति राजा के कक्ष में लगाता है। राजा उस मूर्ति की तरफ देखकर सो जाता है। तभी कुछ देर बाद उस मूर्ति से विचित्र आवाजें आने लगती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राजा वो आवाज सुनकर उठता है। ये आवाज कैसे आ रही है? राजा थोड़ा भयभीत होता है और उस मूर्ति की तरफ देखता है। शायद ये आवाज इस मूर्ति से ही आ रही है। राजा भयभीत होकर बाहर आता है और सैनिकों को आदेश देता है। मेरे विश्राम कक्ष में अभी कुछ देर पहले आपने जो मूर्ति लगाई है ना, उस मूर्ति को तुम कहीं राज्य के बाहर जाकर फेंक दो। माफ कर दीजिए महाराज, पर ऐसा क्यों? अभी तो आपने ये मूर्ति हमसे लगवाई है ना। इस मूर्ति के होते हुए मुझे विश्राम गृह में सुकून नहीं मिल रहा है। मैं कुछ अजीब अजीब महसूस कर रहा हूँ। प्रधान जी, आप अभी इसी वक्त इस मूर्ति को हमारे राज्य के बाहर कहीं दूर पानी में जाकर छोड़ दो। सेवक वो मूर्ति अपने बोरी में डालकर उसे राज्य के बाहर लेकर जाता है और एक नदी में उसे फेंकता है। अगले दिन रात को राजा सो रहा होता है, तभी फिर से वही आवाज आती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राजा हड़बड़ा के उठता है। ये कैसी आवाज है? ये कौन बोल रहा है? महाराज, मैं इस मूर्ति से यहाँ से बोल रही हूँ। तुम्हें तो सैनिकों ने कल रात ही बाहर फेंका था, फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? और तुम मूर्ति से कैसे बोल सकती हो? आखिरकार क्या मसला है, मुझे बताओ। प्रधान जी यहाँ आइए। महाराज रुकिए, महाराज रुकिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। किंतु तुम तो एक मूर्ति हो और तुम यहाँ कैसे आई हो? किसने लाया है तुम्हें यहाँ? और तुम कहाँ से आई हो? ये सब कुछ बातें मुझे बताओ। हाँ महाराज, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। और उस मूर्ति का रूपांतर एक सुंदर युवती में हो जाता है। राजा उस युवती की सुंदरता को निहारता ही रहता है। महाराज, मेरा जन्म एक बेहद गरीब परिवार मूर्तिकार के घर में हुआ है। मेरी माँ बहुत ही खूबसूरत थी। मैं भी उसकी तरह ही दिखती हूँ, ऐसा सब लोग कहते हैं। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। तभी से मेरी परवरिश मेरे पिताजी ने ही की है। मेरे पिताजी एक अच्छे मूर्तिकार हैं। मेरे पिताजी के बड़े भाई यानी मेरे चाचा, वो बहुत ही बड़े लालची किस्म के इंसान हैं। मेरा जन्म और उनके बेटी का भी जन्म लगभग एक साथ ही हो गया था, किंतु उनकी बेटी थोड़ी सी सावली है, इसलिए चाचा और चाची जी मेरा हमेशा द्वेष करते हैं। मेरी चाची तो मुझे मौका मिले तभी मुझे ताने मारती थी। तो तुझे क्या लगता है, तू मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत है तो तुझे महलों का राजकुमार मिलेगा क्या? हमेशा महारानी की तरह सज धज कर रहती हो, खुद को महारानी समझती हो क्या? नहीं काकी, मैं तो हमेशा ऐसे ही रहती हूँ और सबको हमेशा नीट ही रहना चाहिए ना काकी। तो कल आई बच्ची मुझे सिखाएगी क्या किसको कैसा रहना चाहिए और कैसा नहीं रहना चाहिए? आने दो तेरे पिताजी को, तुझे देखती हूँ। और पिताजी की आ जाने के बाद मेरी काकी पिताजी को मेरे बारे में कुछ भी बताती थी, किंतु मेरे पिताजी काकी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उनको भी उनके आचरण के बारे में अच्छे से मालूम था। ऐसे ही दिन जा रहे थे। राधा भी मुझसे बहुत नफरत करती थी। एक दिन गांव की मुनीम जी मेरे पिताजी के पास आते हैं। अरे मोहन, बेटी बड़ी हो गई है तुम्हारी, शादी के बारे में क्या ख्याल है उसके? मुनीम जी, अब तक तो मैंने सुमन की शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। क्यों, क्या हुआ मुनीम जी? आपके नजरों में कोई अच्छा सा लड़का है क्या? हाँ जी मोहन जी, बिल्कुल है। लड़के का घर बहुत ही बड़ा है। तुम्हारी लड़की को तो वो लड़का झट से पसंद करेगा और दहेज की भी कोई विशेष मांग नहीं है। लड़की सुंदर और सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए। मेरी सुमन तो लाखों में एक है मुनीम जी, आपको तो मालूम ही है। हाँ, तो कल ही बुलाता हूँ मैं लड़के वालों को। ये सारी बातें सुमन की चाची सुन रही होती है। मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे होती है। इस शादी में हरगिज होने नहीं दूंगी। अगले दिन लड़के वाले सुमन को देखने आ जाते हैं और सुमन सबको पसंद भी आती है। अगले कुछ महीने में ही शादी का मुहूर्त निकलता है। तुम्हारी बहन का तो भाग्य ही खुल गया, इतने बड़े रईस घर में शादी जो होने जा रही है।
अभी तुमको उनके जैसा रिश्ता मिलना थोड़ा सा नामुमकिन है, किंतु तुम्हारी भी उम्र शादी की हो गई है। अभी तुम्हें भी शादी का विचार करना चाहिए। माँ, मैं इतनी बदसूरत हूँ क्या? इसमें मेरा क्या दोष है? सुमन को तो इतना बड़ा अमीर ससुराल मिलने वाला है, किंतु मुझे गरीब ससुराल मिलेगा क्या? नहीं माँ, मुझे गरीब ससुराल हरगिज नहीं चाहिए, मुझे भी अमीर ससुराल ही चाहिए माँ। तभी कलावती मन ही मन एक निर्धार करती है और एक बड़े तांत्रिक बाबा के पास जाती है। कलावती तांत्रिक को अपनी सारी परेशानी बताती है। बाबा, आप कुछ ऐसा करें जिससे सुमन के होने वाले पति की शादी मेरी लड़की से हो जाए। इसके बदले में आपको मुंह बोली रकम दूंगी। हाँ ठीक है, मैं उस लड़की को कैद करता हूँ, किंतु याद रखे। फिर वो तांत्रिक मेरे काकी से कहता है, मैं उस लड़की को एक मूर्ति में बंद करता हूँ। वो मूर्ति तुम्हारे पास ही रहेगी। वो मूर्ति जब तक तुम्हारे पास है तब तक सुमन तुम्हारे कैद में होगी। सुमन के यानी उस मूर्ति के गले में कोई भी पुरुष वरमाला डालेगा तभी उस मूर्ति अपने असली रूप में आ जाएगी, और पूर्णिमा की रात भी वो मूर्ति अपने असली रूप में ही होगी। उस रात पर तुम्हें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो अपने असली रूप में आ जाएगी सुमन। तो ये सारी बातें याद रखना। उस मूर्ति को कभी अपने नजरों के सामने मत होने देना। और फिर काकी कुछ गुंडों को पैसे देती है और मेरे पिता का बंदोबस्त करने के लिए उनको कहती है। हाँ तांत्रिक बाबा, आपने जो भी कहा हमें मंजूर है। मुझे तो जल्द से जल्द बेटी से छुटकारा चाहिए। मेरी बेटी की शादी एक बार उस अमीर लड़के से हो जाए, इसके बाद मैं सुमन की शादी किसी गरीब घर में करवाऊंगी। नहीं तो सुमन के बच्चे को तो मैं उम्र भर नौकरानी बनाऊंगी मेरी। नहीं तो उस सुमन को मैं कभी इस मूर्ति से मुक्त ही होने नहीं दूंगी। हमेशा के लिए इस मूर्ति में उसे बंदी बनाकर रखूंगी। तांत्रिक सुमन के घर आकर सुमन की आत्मा को उस मूर्ति में समर्पित करता है और वो मूर्ति कला के पास छोड़ता है। फिर वो गुंडे सुमन के पिता को भी बंदी करते हैं। उस रात काकी के घर में चोर आ गए थे। चोरों ने ये मूर्ति उठाई और फिर ये मूर्ति एक मूर्तिकार को बेची। फिर मूर्तिकार ने आपके प्रदर्शन में ये मूर्ति लगाई। फिर आपको ये मूर्ति बेहद पसंद आ गई और फिर मैं यहाँ आ गई। आप ही मेरी सहायता कर सकते हो मेरे गले में वरमाला डालकर। मेरी बातों का यकीन कीजिए, ये राज हम दोनों के बीच ही रहेगा। मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। मैं किसी दूसरे आदमी के हाथ से भी वरमाला पहनती, किंतु अभी मेरे पास समय बहुत ही कम है और आज ही पूर्णिमा है और पूर्णिमा के रात ही मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ। इसलिए मेरे पास समय बहुत ही कम है। मुझे जल्द से जल्द मेरे गांव पहुँचना होगा और मेरे पिताजी की जान बचानी होगी। आप कृपा करके मेरे गले में वरमाला डालिए और मुझे फिर से जीवन दान दीजिए। अभी थोड़ी देर में ही सूरज निकलेगा और फिर मैं मूर्ति बन जाऊंगी। इसलिए मैं कहती हूँ आप मेरे गले में वरमाला पहनाइए राजा जी। राजा सुमन के गले में वरमाला डालता है। अब सुमन हमेशा के लिए अपने खुद के रूप में आ जाती है। राजा सुमन को लेकर उसके गांव जाता है, किंतु उस वक्त बहुत देर हो गई थी। कला ने धोखे से अपने बेटे की शादी उस अमीर लड़के से की थी। जब लड़के वालों को इस सच्चाई का पता चल जाता है, तब लड़के वाले कला के ऊपर बहुत चिल्लाते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं। मैं इस शादी को हरगिज नहीं मानता। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। महाराज, आप तुरंत इन सारे परिवार वालों को कैद कीजिए। इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश की है। हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा राजा जी। फिर सुमन सबको सारी बातें बताती है। राजा सुमन के पिता को उन गुंडों से मुक्त करता है। वो लड़के वाले भी शादी तोड़कर चले जाते हैं। महाराज सुमन के काका काकी और राधा को भी कैद करते हैं। राधा को और उसकी माँ को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सुमन से माफी मांगते हैं। सुमन के कहने पर राजा उसे माफी देता है, किंतु अब राधा की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसने अपने बहन के लिए जितना बुरा सोचा था, उससे भी ज्यादा बुरा उनके साथ हो गया था। अभी अभी हुई शादी उसकी टूट गई थी। सुमन, तुम तो मुझे पहली नजर में ही पसंद आई हो। शादी तो हमारी हो गई है, किंतु अब सारे राज्य के सामने मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। अब मैं सबके सामने तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये
ये सब बातें सुमन को एक सपने की तरह ही थी। सुमन की और राजा की शादी होती है और दोनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं।